ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, वो था आपका किसके लिए, सी की जगह वहां पर था एल, तो वो था एल आर सर्किट, उसको कहा जाता है एल आर, और परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किट। अब उसे एल आर बोलो चाहे आर एल बोलो, किसी बुक में एल आर है किसी में आर एल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम सी को आगे आर को पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर है। तो कल हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हमें पढ़ना है कौन सी सर्किट, एल की जगह आ गया सी, तो आज हमें सी आर सर्किट पढ़ना है, या आर सी सर्किट बोलो, ठीक है। तो चाहे सी आर सर्किट हो चाहे आर सी सर्किट, कुछ भी बोल सकते हो। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है सेम, लास्ट लेक्चर में क्या था, एक ग्राफ था, उसी ग्राफ से हमने एक बार पाइथागोरस प्रमेय यूज किया और एक बार हमने 10 फाई का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आज भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, मतलब 100% सेम कॉन्सेप्ट है। और जो ग्राफ है वो बस ग्राफ कल के उल्टा बन जाएगा। कल जो ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ बना था ऐसे, वो ग्राफ आज नीचे की तरफ बनेगा। बाकी उसके अंदर का कॉन्सेप्ट तुम देखोगे सेम चीज रिपीट होगा। तो जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे, ठीक है, उनके लिए भी ठीक है। उनको अगर आज का लेक्चर तुमने देख लिया तो जो इससे पहले वाला लेक्चर था तुम्हारे जब पढ़ोगे तो खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों हुआ। और जो कल के लेक्चर में थे उन्हें आज का लेक्चर एकदम आसान लगेगा, रिपीटेड लगेगा कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। सारा गेम इसमें ग्राफ का है, और ये ग्राफ नहीं है, डायग्राम है। ग्राफ इसके बगल में होगा, फेजर ग्राफ। डायग्राम तो तुम समझ ही गए होगे अब तक, क्योंकि हमने इतने सारे डेरिवेशन कर लिए इसके। एक सर्किट है जिसमें कौन सी सप्लाई दी जा रही है, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी जा रही है। वोल्टेज हमें सेम मान के चलना है, वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी करंट में मानते हैं आई को आई नॉट साइन ओमेगा, वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा है और एक संधारित्र की कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सी, ठीक है। सी धारिता वाला या सी माइक्रो फैरेड या फैरेड वाला एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। और तब जाकर के आपको यहाँ पे पता करना है फेज डिफरेंस, कलांतर वगैरह कितना है। तो सबसे पहला काम है इसमें ग्राफ। आर जो है, अब तुम्हें पीछे की चीजें याद होंगी तो याद होगा, आर जो है, आर का ग्राफ, आर में वोल्टेज और धारा क्या रहते थे, सेम क्रम में, मतलब समान कला में रहते थे, अग्रगामी रहते थे कि पश्चिमगामी रहते थे। आर के केस में धारा और वोल्टेज क्या थे, मूर्खों आगे फिर से देख लो। आर के केस में ये भी और वी दोनों सेम फेज में होते हैं, क्योंकि दोनों का, एक का वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो दूसरे का आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी फेज डिफरेंस 0। जब सर्किट में आर ना जुड़ा हो, जब सर्किट में एल जुड़ा हो, तो उस केस में जो आई की वैल्यू आती थी, हमने डिराइव किया था, आई की वैल्यू थी, वो आती थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो वो माइनस 90 डिग्री पीछे था। तो उस केस में कौन 90 डिग्री पीछे था, धारा। तो धारा जो था वो 90 डिग्री पीछे था, और वोल्टेज ऐसा था, ये था ना। और सी के केस में यही माइनस 90 की जगह क्या आता था, प्लस 90 था। तो प्लस 90 मतलब धारा आई के लिए है, आई प्लस 90 में है, तो मतलब उस केस में धारा 90 डिग्री क्या चल रही थी, आगे चल रही थी। तो सी के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चल रही है, किसके कंपेरिजन में, वी के कंपेरिजन में। यही तो पढ़ा था हमने। और स्पष्ट रूप से अगर समझना है तो ऐसे समझ लो कि ये वी आर है। वी आर मतलब ये रेजिस्टेंस के लिए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये जो वोल्टेज है ये किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए, कुंडली के लिए, और ये है संधारित्र के लिए, कैपेसिटर के लिए। ये बस दिमाग में रखना है ग्राफ। अब हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या दिमाग में रखना है कि आपको आई का डायरेक्शन फिक्स कर लेना है, ठीक है। आई का डायरेक्शन अपने दिमाग में रखना है फिक्स। देखो जैसे यहाँ आई का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है ना, तो तुम्हें फिक्स मान के चलना है। अब ये सोचो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया कल, ठीक है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी 20-30-33 मिनट की बन गई है। आज भी चलो फिर से समझा देता हूँ। तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि हमने पढ़ा है इसको ऐसे में, लेकिन लिखेंगे कुछ और तरीके से। जैसे कि आई अगर नीचे है, इसका मतलब आई पश्चिमगामी है किसकी तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। तो अगर आई पीछे चल रहा है वोल्टेज से, तो आगे कौन चल रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि आई 90 डिग्री पीछे चल रहा है वोल्टेज से, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है आई से। उस केस में इसी ग्राफ को, सेम इसी ग्राफ को तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है किसकी तुलना में,
आई की तुलना में। ये दोनों सेम ग्राफ है, ठीक है, बस देखने का लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे धारा पीछे चल रहा है वोल्टेज से, तो हमने वही शब्दों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया और कहा कि अगर धारा वोल्टेज से पीछे चल रहा है इसका मतलब वोल्टेज धारा से आगे चल रहा है, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ का यूज करना है, क्यों? क्योंकि हम जब ये डेरिवेशन करेंगे ना तो हमें आई की जो दिशा है उसे एक्स एक्सिस में रखना है। तो देखो रेजिस्टेंस के केस में आई ऑलरेडी एक्स एक्सिस में होता है, और देखो एल इंडक्टेंस के केस में भी वो एक्स एक्सिस में आ गया आई, ठीक है। वी को ऊपर नीचे कैसे भी रखो, आई की दिशा फिक्स होनी चाहिए ताकि वो ग्राफ को एक दूसरे में मर्ज कर पाए, ठीक है। वैसे यहाँ देखो संधारित्र में क्या होता है, आई 90 डिग्री आगे चल रहा होता है, तो धारा 90 डिग्री आगे चल रहा है वोल्टेज से, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो पीछे चल रहा है मतलब नीचे की तरफ, कौन? वोल्टेज, किसकी तुलना में? आई की तुलना में। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ, चाहे तुम ऊपर वाला बोलो या नीचे, दोनों ग्राफ अपनी जगह पे सेम है, ठीक है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, बट बोलने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। और मैंने क्यों इस वाले ग्राफ को बोला, हमने पढ़ा ये वाला ग्राफ है जबकि पीछे, बट इसकी की जरूरत पड़ रही है हमें, इसकी, क्योंकि हमें आई की दिशा सेम रखनी है। क्योंकि आई की दिशा अगर सेम नहीं रखेगी ना तो ग्राफ जो है तुम्हारा मिल नहीं पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो जब लास्ट लेक्चर हमने कल किया था, कल हमने एल और आर वाला किया था, तो हमें उसमें ये दोनों ग्राफ को मिलाना था। तो हमने ये इस ग्राफ के ऊपर ये वाला ग्राफ उठाया और उसके ऊपर रख दिया, ऐसे किया था। रखने से फायदा क्या था कि आई की दिशा दोनों में कॉमन हो गई थी। आज के केस में हमारे पास एल नहीं है, आज के केस में हमारे पास कौन है? आज के केस में ये तो है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, आज के केस में ये है। तो इसका मतलब आपको इस ग्राफ के ऊपर ये वाला ग्राफ उठाना है, ये वाला फेजर ग्राफ उठाना है और इसके ऊपर मर्ज कर देना है। मर्ज करोगे तो पता चलेगा कि आई की दिशा तो कॉमन ही है, सेम है, बस वीसी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सारा डेरिवेशन ग्राफ का है। तुम्हें एकदम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो ना तो तुम्हें एकदम ये बच्चों वाला लगेगा, ये चैप्टर ही तुम्हें एकदम आसान लगेगा। इससे पीछे जो एल, सी और आर का अलग अलग डेरिवेशन करवाया है उसमें तुम्हें बस वो ग्राफ का जो फेज डिफरेंस है उससे मतलब होना चाहिए और ग्राफ से मतलब होनी चाहिए। बीच में जो डेरिवेशन है वो तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना भी करो तो चलेगा, वो कभी आएगा भी एग्जाम में, तुम्हें बस उनके आंसर पता होना चाहिए। तो थोड़ा देखो ध्यान से ग्राफ। तो आर का ग्राफ कैसे बनता है? आर के ग्राफ में जब दोनों सेम आर के ग्राफ में तो दोनों सेम कला में होते हैं। कौन कौन सेम कला में होता है? या अगर धारा आई है और वोल्टेज V, अब क्योंकि R के लिए तो मैं थोड़ा सा छोटा सा R लिख देता हूँ, ये सेम फेज में होता है। और C के केस में धारा 90 डिग्री आगे रहता है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री क्या रहेगा, पीछे रहेगा। तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो ये ग्राफ बनता था ना, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा तो I की तुलना में, तो ये हो गया ये ग्राफ। आपको ये ग्राफ उठा के इस पर सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। इम्पोज का मतलब पता है क्या होता है? मतलब जैसे कि तुम्हारे फिंगर्स हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ये ग्राफ है, इसको इसके ऊपर ले जा रहे हैं, ओके। तो अगर ले जाएंगे तो देखो आई तो सेम ही है, सेम ही दिशा में है, ठीक है। तो चेंज किसकी हो रही है? वीसी की दिशा चेंज हो रही है। तो इसी को इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये हो गया वीसी की डायरेक्शन। थोड़ा इसका साइज सेम रखना, मतलब अगर ये VR है, ये VR है तो ये रखना VC, ठीक है, इतना। ये क्या चीज शो करेगा? VC को शो करेगा। तो अलग से भी मैं लिख देता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है VC को, और ये वाली जो लाइन है ये 0 से लेकर यहाँ तक ये शो कर रही है VR को, ठीक है। ये शो कर रही है VR को, ये, और ये तो पता है तुम्हें क्या होगा, 0। और ये कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? मान लेते हैं 5 डिग्री का है, क्योंकि हमें डिग्री यहाँ पे क्लियर नहीं है। पहले क्लियर था 90 डिग्री वगैरह, अब यहाँ पे चेंज होता रहेगा आगे। नहीं, ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90, 5 का आप बताता हूँ। हाँ, ग्राफ जो हुआ अभी तक समझ में आया? ये ग्राफ क्या हुआ? हमने दोनों ग्राफ को आपस में मिक्स किया, क्योंकि हमारे पास जो सर्किट है उसमें ऑलरेडी ये दोनों मिक्स है, इसलिए हमें ग्राफ मिक्स करना पड़ा। अब देखो आगे जरा,
यहाँ पे ना वोल्टेज की दो अलग अलग दिशाएं हैं, धारा की तो कोई दिक्कत नहीं, धारा तो दोनों केस में सेम ही दिशा में भाग रहा है, लेकिन वोल्टेज की अलग अलग दिशाएं हैं। और जब दो अलग अलग दिशाएं किसी चीज़ की निकलती हैं, जैसे कल वाले लेक्चर में क्या हुआ था जिसमें एल था, ये एल की दिशा थी और ये थी वी आर की दिशा, तो अलग अलग दिशा थी। तो जब किसी चीज़ की अलग अलग दिशा होगी और तुम्हें उसका परिणामी रिजल्टेंट चाहिए होगा या नेट चाहिए होगा, तो हम ना इधर जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो वी आर छूट जाएगा, वी आर की तरफ जाएंगे तो वी एल छूट जाएगा। तो हम एक बीच का रास्ता निपटाते हैं, ना हम इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, हम बीच का रास्ता निपटाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो जब आपको किसी चीज़ की दो अलग अलग डायरेक्शन दिखती है, हम ये उसमें भी करते थे निरक्षीय स्थिति में जब हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं जाती थी, E1 ऐसे जाता था, E2, तो हम बीच का एक रास्ता निकालते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। यहाँ देखो वी आर की दिशा अलग है, वी आर इधर जा रहा है, वी आर जाएंगे तो वी सी छूट जाएगा, वी सी की तरफ आएंगे तो वी आर छूट जाएगा, तो आप ना वी आर की तरफ जाओगे ना वी सी की तरफ जाओगे, आप एक बीच का रास्ता निकालोगे। तो हमने ये बीच का रास्ता निकाला और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन, और इसी लाइन को हमने कह दिया ये जो वोल्टेज है ये रिजल्टेंट है, परिणामी है, ये दोनों का परिणाम आएगा, इन दोनों को अगर मिक्स चाहिए तो इन दोनों का परिणाम आएगा ये V, इसको V, इसको परिणामी वोल्टेज कहेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि हमें दो अलग अलग दिशा में मिल रही है। अब इन सवालों को करना क्या होता है ना, हमें इसको पाइथागोरस से सॉल्व करना होता है। पाइथागोरस से सॉल्व करने के लिए तुम्हें अच्छे से पता है कि पाइथागोरस के लिए तुम्हें एक समकोण त्रिभुज चाहिए, एक ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री पे हो। तो आप क्या करोगे, आप बस एक काम करो, एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर लो। काल्पनिक रेखा पता है डॉटेड लाइन से मैं बनाता हूं हमेशा। अगर आप एक काल्पनिक रेखा ऐसे में और एक काल्पनिक रेखा ऐसे में ड्रॉ कर लेते हो, मतलब वी वालों को सबको टच कर देते हो, तो आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे वहां पे। वो ट्राइंगल एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हम अपने सवाल को करने के लिए या डेरिवेशन को करने के लिए उसकी हेल्प लेते हैं। ये आपका बन गया ये डॉटेड लाइन, मतलब काल्पनिक रेखा, ये ठीक है। ये क्यों लिया, बस हमें पाइथागोरस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए त्रिभुज होना चाहिए। तो अब ये त्रिभुज बन चुका है, आप आराम से कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। मान लो कि ये दिख नहीं रहा है, फेड हो गया है, इसको V दिखा दो, V, ये आपका परिणामी वोल्टेज है। और मान लो कि इसका जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, मान लो कि ये 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये 5 है तो ये वाला भी 5 डिग्री होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको V की वैल्यू पता करना है पाइथागोरस से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, वो कर लेंगे। अब मेन चीज़ है, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ, तुम डायग्राम देखो, अच्छे से डायग्राम देखो और सोचो कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। ये डायग्राम नहीं, सॉरी ग्राफ। देखो एक बार शांति से, समझ में आ गया ग्राफ कैसे बना? जल्दी से मैं बता रहा हूँ। आर के केस में ग्राफ क्या बनता है, आई और पी आर, ये ऐसे। और सी की केस में हमें ध्यान रखना है, सी में धारा अग्रगामी होता है, ठीक है, धारा अग्रगामी होता है, इसका मतलब वोल्टेज पश्चगामी होगा। तो वोल्टेज पश्चगामी होगा, इसके मतलब सी के लिए वोल्टेज नीचे आएगा, ठीक है। अब आपका ये दोनों की दिशाएं अलग अलग है, इधर आर की दिशा अलग है और इधर सी की दिशा अलग है, तो आप बीच का एक रास्ता निकालते हो और इसी को कहते हैं परिणामी वोल्टेज, V, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब दिक्कत ये है कि अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें V की, तो हम यूज करेंगे सबसे सिंपल पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए बचपन में तुमने एक रूल पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज होता है, तभी पाइथागोरस लगे। समकोण मतलब वो त्रिभुज जिसपे एक भुजा है वो 90 डिग्री के अंश पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है, तो हम उसके लिए काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे में एक ऐसे में। तुम धारा को कनेक्ट मत कर देना, बस वोल्टेज से वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। तो काल्पनिक रेखा जब ड्रॉ किया तो आपने को यहाँ पे एंगल 5 हो गया, या चाहो तो इसको एंगल 5 मान लो, ठीक है, इसको माना है तो इसको भी मानोगे।
तो इस हिसाब से आपको देखो एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिख गए, एक समकोण त्रिभुज आपको कैसे दिख रहा है, इधर से भी करोगे तो एक इधर दिख जाएगा समकोण त्रिभुज, एक ऐसे में दिख जाएगा समकोण त्रिभुज। आपको कोई एक लेके सॉल्व करना है, दोनों नहीं लेना है। तो देखो पाइथागोरस लगाओगे तो सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, क्या था लास्ट लेक्चर में लैंग्वेज, परिणामी विभव यदि v है तो, हाँ तो देखो आगे इसके नीचे, यदि v परिणामी विभव है तो, परिणामी विभव है तो v की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कब पढ़ा था पाइथागोरस फर्स्ट टाइम, किसमें, बहुत बचपन में आया था वो, 5th 6th में कभी आया वो पाइथागोरस। पर मैं अब जब भी पढ़ा होगा क्लियर तो है ना। मैथ में मुझे लगता है तुम्हारा एक यही चीज़ होगा जो अच्छे से क्लियर होगा, जो बचपन में पढ़ा है, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस में पता है क्या होता है थ्योरम, बताओ जरा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपल कर्ण का स्क्वायर। तो अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपने माना है, कैसे ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री के एंगल पे समकोण त्रिभुज बन गया। अगर ये त्रिभुज है तो इसमें कर्ण किसे कहोगे, जो सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे लंबी भुजा यहाँ कौन है, v, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब किसे कहोगे, एंगल के सामने की भुजा लंब होता है, ये लंब हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो लंब की वैल्यू पता है तुम्हें, अगर ये वैल्यू VC है तो ये तो इसके एकदम सामने है ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये भी कितना होगा, VC होगा, ये भी ये। तो आपको पता चल गया लंब की वैल्यू VC, C एकदम बेस में छोटा सा लिखना, का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार तो क्लियर है कितना है, VR का स्क्वायर, क्लियर है। बस जो है इसमें था मेहनत, अब सिंपल सा गणित लगेगा, हल्का फुल्का और छोटे लेवल का एकदम फिजिक्स। अब इनमें वैल्यू रखना है। अच्छा पहले तो स्क्वायर हटाओ तो सामने क्या आ जाएगा, देखते रहना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटा उधर रूट आ गया। अब इनकी वैल्यू रखो जरा, वैल्यू रखना है इनका। तो कैसे रख सकते हैं वैल्यू, देखो हालांकि मैंने कल ये सब चीज़ें बहुत मतलब बेस एकदम दे दे के समझाया था, आज फिर से समझा देता हूँ। R की वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में, तब तो हमने बचपन में पढ़ा है V बराबर IR, तो ये VR बराबर हो जाएगा IR। यहाँ पे R से हम दिखा रहे हैं VR। R क्या होता है, प्रतिरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब सर्किट में सिर्फ ये लगाओ, तब फॉर्मूला लगेगा R। मैं कल भी समझा रहा था, मैं इससे पहले के लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। हमने बचपन से इसको पढ़ने की आदत है, क्योंकि हमारे सर्किट में आज तक 10th क्लास में या उससे जूनियर क्लास में C या L कभी आया ही नहीं था। जब भी आया था R आया था। तो हमने धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हमेशा से R से दिखाया है। लेकिन अगर धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध में या बीच में C की जगह कुंडली आ गया, तो कुंडली को हम क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व, L से दिखाते हैं। तो उस केस में अगर कुंडली है, तो कुंडली के केस में अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस प्रतिरोध को हम दिखाएंगे कि जिससे XL से। और अगर संधारित्र लगा है, तो उस केस में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को दिखाएंगे हम XC से। ये भी प्रतिरोध है एक तरीके से, ये भी एक तरीके से प्रतिरोध है, और ये भी एक तरीके से प्रतिरोध है। कल भी बोल रहा था, ये सेम खानदान के हैं, बस अलग अलग नाम लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। और एक इसका दादा भी है, जो मैं इसके लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये 3 औलाद इनके पैदा हुए हैं, नाती पोते, उसके बाद एक दादा आएगा लास्ट में।
तो इसे क्या कहते हैं, ये तो सिंपल, हम इसको बचपन से क्या कहने की आदत है हमें, प्रतिरोध। टेक्निकली प्रतिरोध ये भी है और ये भी है, बट इसका अलग नाम होता है। इसको कहते हैं प्रेरकीय, प्रेरकीय बोलते हैं, कुछ लोग प्रेरण कहते हैं, प्रेरण। और एक्सेल को क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। जेड को क्या बोलते थे कल, प्रतिघात या प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, तो इसे कहते हैं प्रतिघात। तो एक्स को कहते हैं प्रेरकीय, प्रतिघात, याद रखना हिंदी के वर्ड्स थोड़े अजीब से होते हैं। और ये संधारित्र लगा है सी, तो इसको कहते हैं संधारित्र को, संधारित्र की धारिता होती है तो इसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात। हैं ये तीनों प्रतिरोधी, बस तुम्हें समझना है। अगर सर्किट में आर लगा है तो सिंपल उसको प्रतिरोध बोलोगे, अगर सर्किट में सी लग गया तब तुम आप उसका प्रतिरोध क्या होगा, एक्सी। और फॉर्मूले भी मैं बता चुका हूं पहले, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है, ये याद रख लेना। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 गुणा फ्रीक्वेंसी जो है वो, ठीक है, और 2 पाई एफ, ये होती है वैल्यू ओमेगा की। 2 पता है कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, और एफ वो डिपेंड करेगा सवाल में फ्रीक्वेंसी क्या दिया है। और एक और चीज़ इनका दादा जो बोल रहा हूँ वो होता है जेड। ये भी तुम्हारे पास पहली बार आ रहा है, हालांकि जिसने कल पढ़ा उनके लिए आ चुका है। जेड तब लगता है जब किसी सर्किट में कोई दो आपस में जुड़ा हो, या तो एल आर जुड़ा हो, या एल सी जुड़ा हो, या सी एल जुड़ा हो, या तीनों जुड़ा हो, एल सी आर। तो यहाँ पर देखो तीनों, दोनों जुड़ा है ना, तो 2 जुड़ा हो या 3 जुड़ा हो, तब इनका टोटल जो प्रतिरोध होता है उसको किस चीज़ से दिखाते हो, जेड से। और इस केस में जेड को कहते हैं प्रतिबाधा। तो याद रखना बस, ये प्रतिघात है और जेड क्या है, प्रतिबाधा। जेड तब होता है जब आप टोटल निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस बोलोगे तो उससे दिखाओगे जेड से, जब इसमें 2 या 3 लगे हैं तो। और जब सिंगल सिंगल निकालोगे तो इसको आर से दिखाया, और इसके प्रतिरोध को किस चीज़ दिखाओगे, इसको लिखते भी आर से हैं और दिखाते भी आर से हैं। इसको लिखेंगे सी से, लेकिन इसके प्रतिरोध को दिखाएंगे एक्सी से। मैं अलग से इनकी परिभाषा बाद में लिखवा दूंगा जब चैप्टर एंड हो रहा होगा, बट ये बस ये बेसिक था, वो समझ जाओ। तो ये सब क्यों बता रहा था मैं, वी आर की वैल्यू पुट करनी है तो V बराबर आई आर होता है सिंपल। वैसे वी सी की वैल्यू तो V बराबर आई आर, दिमाग में रखो, वी सी बराबर आई, बट आर की जगह प्रतिरोध के केस में आर की जगह, इसके सॉरी संधारित्र के केस में आर की जगह कौन आता है, एक्सी आता है। बस ये ध्यान में रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, आर बोलो चाहे एक्सी बोलो चाहे एक्सेल बोलो, ये एक ही खानदान के लोग हैं, सब एक ही चीज़ बता रहे हैं। बस इनको अलग अलग दिखाने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एल जुड़ा है तो कुंडली जुड़ा है, सी जुड़ा है तो संधारित्र जुड़ा है, और आर है तो सिंपल सा प्रतिरोध, कोई मशीन जुड़ी हुई है, सिंपल मशीन। तो वी आर बराबर ये, वी सी बराबर ये, तो ये दोनों वैल्यूज में पुट करो। अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी बराबर इन्वर्टेड कॉमा ये सॉरी रूट वी सी की वैल्यू आई एक्स सी, तो वी सी का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। अब वी आर की वैल्यू आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। वी बराबर आई आर था ना, तो स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, आई स्क्वायर को, अब देखो ये लास्ट लाइन दिख रहा है कैमरे में, बी बराबर आई स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, लग रहा है एकदम लास्ट लेक्चर की तरह। सारा वही है, बस ग्राफ उल्टा कर दिया है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसमें एक्सेल एक्सेल आ रहा था हर जगह। जो कल के लेक्चर में नहीं तो समझ आना, यहाँ पे बस एक्स सी की जगह सी की जगह एल एल आ रहा था हर जगह। अब पता है स्क्वायर अगर रूट में होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और बाहर आ जाता है, ये तो एकदम बचपन में पढ़ा था। तो देखो v बराबर कितना हो जाएगा, खुद सोचो, आई बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर में था, तो रूट के अंदर क्या रह गया, एक्स सी स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। अब मैं कल भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, और जो कल नहीं थे वो आज देख लो, हालांकि मैंने अभी भी बताया, ठीक है। आई को नीचे लेके आओ, आई को इधर लेके आओ, तो क्या हो, ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये क्या हो गया, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, नॉर्मली हमने बचपन से क्या पढ़ा है, v अपॉन आई बराबर क्या होता है, v बराबर आई आर होता है ना, तो v अपॉन आई बराबर क्या होगा, आर, आर मतलब प्रतिरोध। तो ये तो तब था जब सर्किट में सिंगल ये हो। अभी भी मैंने समझाया, एक दादा की बात बोल रहा था कि इन बच्चों का एक दादा भी होता है। जेड कब लगता है, जेड भी प्रतिरोध है, लेकिन जेड तब लगेगा जब सर्किट में 2 या 3 आपस में जुड़े हों। तो हमारे में ये जो सर्किट है शुद्ध नहीं है, इसमें 2 जुड़े हैं आपस में, 3 जुड़ा होता या 2 जुड़ा होता, तब सर्किट का जो टोटल वो आएगा, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उसको आप इधर आर से दिखा रहे हो, इधर एक्सी से दिखा रहे हो, तो फाइनली दोनों को अगर जोड़ दोगे तो किस चीज़ से दिखाओगे, जेड से। तो नॉर्मली v अपॉन आई बराबर प्रतिरोध होता है, लेकिन हमारे केस में क्या है, या v अपॉन आई बराबर या दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, तो कभी 2 या 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हों तो उसको किस चीज़ से दिखाते हैं, जेड से। और इसको बोला जाता है कि क्या, प्रतिबाधा। देखना वर्ड एकदम मिलता जुलता है, x को प्रतिघात बोलते हैं और प्रतिबाधा को दिखाते हैं किस चीज़ से, जेड से। तो यहाँ पर जाएगा जेड बराबर v अपॉन आई, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं फिर से कंफ्यूजन हटा रहा हूँ। आर, एक्सएल, एक्सी, जेड, ये सब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध हैं, बस इन्हें अलग अलग चीज़ों से इसलिए दिखाया जा रहा है कि इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग अलग मशीनें जुड़ी हुई हैं। एल जुड़ा है तो मतलब है कि कुंडली जुड़ी हुई है, सी जुड़ा है तो इसका मतलब संधायित्र जुड़ा है, और जेड है तो जेड का मतलब है कोई 2 आपस में जुड़े हैं, या तो एल सी आपस में जुड़ा है, या सी एल आपस में जुड़ा है, या एल आर आपस में जुड़ा है, या आर एल आपस में जुड़ा है, या हो सकता है सी आर आपस में जुड़ा हो, या आर सी आपस में जुड़ा हो, या हो सकता है तीनों आपस में जुड़े हो। तो कोई 2 या 3 आपस में जुड़े होते हैं, तब जाकर के हम सीधा इसका यूज करते हैं, जेड का। ये आ गया जेड। अब बस जेड की वैल्यू रख दो ऊपर, प्रतिबाधा, तो जेड वही है, प्रतिरोधी है, एक तरीके से प्रतीक है, बस अलग अलग प्रतीक यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली सब वही, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। तो देखो v अपॉन आई है यहाँ पे, तो v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर सिंपल क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो पहला काम आपके पास ये रहता है, ये हो गया तो समझो तुम्हारा 80% काम खत्म। तो किसी भी सवाल में हमें सबसे पहले ये निकालना होता है, चाहो तो एक्सी की वैल्यू भी रख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो पहला काम हमारा ये होता है, 80% आपका काम खत्म। इस 80% काम में कुछ भी नहीं हुआ था, बस तुमने पाइथागोरस सॉल्व किया है, और ये फॉर्मूले बस थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा। अब से वी सी है तो एक्स सी आ जाएगा, और यहाँ वी अपॉन आई है तो जेड आ जाएगा। ठीक, एक बार देख लो इसको जहाँ से पाइथागोरस लगा है। जो कल आए थे उनको तो एकदम आसान लग रहा होगा, सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है, बस सी की जगह वहाँ एल था। इतना क्लियर है, पाइथागोरस ये लगा था, स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आ गया, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखी तो इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का हो गया। फिर आई स्क्वायर कॉमन था, बाहर आ गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो आई बाहर आ गया, ये बच गया। अब इसमें क्या किया, आई गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, और वी अपॉन आई बराबर यहाँ पे क्या होगा, जेड। जेड क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 आपस में जुड़े हैं, या 3 आपस में जुड़े होते तब भी जेड लगता, तब जेड की वैल्यू यहाँ रखा, ये आ गया। ठीक है, तो 80% काम हो गया। अब 20% में बस क्या करना है, आपको पता करना है कि अग्रगामी है कि पश्चगामी है वोल्टेज। तो वो पता करने के लिए कुछ करना नहीं है, जब डायग्राम बना था ना, ये ग्राफ बना था, तुम्हें तभी पता चल गया होगा। देखो जरा,
धारा की दिशा दिख रही है, चाहे सी हो चाहे आर हो, धारा की दिशा हमने फिक्स कर दी है। और वोल्टेज की तो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज की एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, तो हम वो दिशा लेंगे जो हमने बीच का माना है, रिजल्टेंट परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये रेड लाइन जा रही है जो, तो ये धारा है, ये रेड वाली वोल्टेज है। अब देख के बताओ कि वोल्टेज धारा के आगे जा रही है कि पीछे जा रही है? कैसे पता पीछे जा रही है? क्योंकि ग्राफ नीचे है। यही ग्राफ अगर ऊपर की तरफ होता और ये ऊपर की तरफ जाती तो आप कहते वो अग्रगामी है, लेकिन वो नीचे जा रहा है तो है पश्चगामी। और कितना कलाकोण, कितनी डिग्री पश्चगामी है? 5 डिग्री पश्चगामी है। पीछे के लेक्चर में क्लियर था 90 डिग्री करके, आज के लेक्चर में क्लियर नहीं है कि ये फाई का मतलब क्या है। 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बस वो 45 डिग्री भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 90 से कम ही होगा। तो ये जो वी आर सर्किट है, इस वी आर नहीं सॉरी सी आर बोलो, सी आर सर्किट है ना, एक सी है एक आर है, तो सी आर सर्किट को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिपथ। से क्लियर है, स्पष्ट है कि, अब देखो ये पता करने के लिए तुम्हें ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो देख के पता चल गया था जैसे ही बनाया था। सी आर परिपथ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? परिणामी विभव क्या है? पश्चगामी है, किसकी तुलना में? धारा की तुलना में। कि परिणामी विभव V धारा I से कितना डिग्री? 5। और यहाँ डिग्री नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं कला कोण, फेज। ठीक है, कला कोण वर्ड यूज करेंगे, डिग्री नहीं। तो धारा I से 5 कला कोण आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है? पीछे। तो पीछे पश्चगामी इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कोई चीज पीछे चल रहा है तो आप क्या बोलोगे? लैग हो रहा है, लैग। पश्चगामी लैगिंग में है या लैगिंग है। समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? अब हमारा काम है कि वो फाई का वैल्यू पता करना है। आखिर वो फाई का वैल्यू कितना है? 30, 35 एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी वैल्यू निकलेगी। तो फाई निकालने के लिए मैं कल भी समझा रहा था कि आपको ये ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। और कोई भी ग्राफ में अगर ढाल होगा तो उसकी वैल्यू निकलती है tan थीटा से, या थीटा नहीं या फाई है। या जिसको इतना लफड़ा नहीं पालना है, सिंपल सा दिमाग में रखना है कि अगर आपको फाई निकालना है तो आपको tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan फाई का, तभी जाके फाई की वैल्यू निकलेगी। तो चूंकि tan फाई बराबर, तो tan थीटा बराबर कितना होता है? sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, लगाओ लाल कक्का अपना। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे। ये ट्राइंगल आपने लिया तो देखो इसमें लंब कौन है? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये हो गया लंब। और आधार कौन है? सबसे छोटी भुजा, लंब बटे आधार, ये हो गया। VC की वैल्यू पता है यहाँ पे IXC, और VR की वैल्यू पता है IR, वैल्यू रखो। मैं चाहूँ तो नीचे भी लिख सकता हूँ, फालतू का एक लाइन बढ़ेगा। सिंपल IXC बटे IR, कुछ कटा तो tan फाई बराबर क्या बच गया? tan फाई बराबर बच गया XC अपॉन R। और तुम्हें किसकी वैल्यू पता करनी है? तुम्हें वैल्यू पता करनी है इस फाई की, ठीक है। अभी तो खैर वैल्यू पता, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला निकलेगा। वैल्यू तब पता चलती जब हमें इसका एग्जैक्ट मतलब पता हो। ये हो सकता है 40 हो तो ये 20 हो, ठीक है, तब हमें जाके पता चलता। तो tan फाई की वैल्यू है, बट हमें tan नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फाई चाहिए। तो इतना तो मैथ तुमने पढ़ा होगा कि अगर ये फाई है, tan को उधर भेजोगे तो ये tan इनवर्स कहलाएगा। और ये क्या बच गया? एंगल। ये आपका फाइनल आंसर है। इस फाई को क्या बोलेंगे? ये आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसे कहेंगे कलांतर, कलांतर भी बोलते हैं, कला कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखोगे अतः कलांतर, एक बार लिख लेते हैं, कल भी हमने लिखा था। फाई क्या है? कलांतर। तो अतः
कलांतर अतः कलांतर फाई बराबर, अतः कलांतर फाई बराबर कितना आ गया, 10 उधर गया तो क्या आ गया, 10 इनवर्स XC अपॉन R। ये अब जो लास्ट लेक्चर मतलब कल वाले लेक्चर में नहीं थे, वो बस इतना ध्यान रखना कि कल वाले लेक्चर में ये जो ग्राफ नीचे से था, ये ग्राफ ऊपर बना था, ठीक है। अब बाकी तुम्हें जहां जहां C दिख रहा है वहां L लगा दो बस। VC की जगह VL, 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 IC की जगह XC की जगह XL, 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 सब कुछ सेम था। वहां पे आंसर आ रहा होगा XL अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बस इतना डिफरेंस है बस, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। मेन चीज मैं अभी भी पूछूंगा, ये ग्राफ समझ में आया नीचे क्यों बना, ठीक है। दो ग्राफ आपस में चिपकाए हैं आपने, V ये था संधारित्र के इस केस में धारा अग्रगामी रहता है वोल्टेज से, तो इसका मतलब वोल्टेज पश्चगामी होगा, तो वोल्टेज पश्चगामी होगा C की केस में। आपने दोनों को मर्ज कर दिया, बीच का रास्ता निकालना था तो बीच के लिए एक परिणामी वोल्टेज निकाल लिया। अब इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लिया बस, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है, नहीं है तो बंद कर दो उसको।